तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बौद्ध सांस्कृतिक सेतु की जिसने इस पूरे भौगोलिक सफर की नींव रखी। जरा सोचिए, बौद्ध धर्म ने सिर्फ एक धर्म की तरह नहीं बल्कि एक विशाल कल्चरल हाईवे यानी सांस्कृतिक राजमार्ग के रूप में काम किया। ये सफर भौतिक रूप से भारत से शुरू हुआ, फिर चीन और कोरिया के लंबे रास्तों को पार करते हुए आखिरकार 6वीं शताब्दी ईस्वी में जापान जा पहुंचा। ये महज लोगों का आना जाना नहीं था बल्कि विचारों का एक महाकाव्य सफर था। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, इस ऐतिहासिक सफर ने अपने साथ केवल एक नया धर्म नहीं पहुंचाया, इसने पूरी की पूरी जीवन शैली जैसे भारतीय दर्शन, कला, भाषा और विशिष्ट देवताओं का एक पूरा ब्लूप्रिंट जापान तक पहुंचा दिया। इन्हीं तत्वों ने आगे चलकर जापानी संस्कृति को पूरी तरह से एक नया आकार दिया। है ना कमाल की बात कि एक विचार कितनी गहराई तक जड़ें जमा सकता है। अब दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे इन भारतीय देवताओं का स्वरूप धीरे धीरे जापानी संस्कृति में ढलने लगा। इस क्रॉस कल्चरल बदलाव का सबसे शानदार उदाहरण है देवी सरस्वती। भारत में जो संगीत और ज्ञान की देवी हैं, उन्हें जापान में बिंजाई तेन के रूप में पूरी तरह से संरक्षित कर लिया गया। उन्होंने वहां संगीत और ज्ञान के अपने सटीक गुणों को और यहां तक कि अपने विशिष्ट वाद्ययंत्रों को भी बिल्कुल वैसा ही बनाए रखा है। इस तुलना को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। समृद्धि और धन पर देवी लक्ष्मी का जो पुराना अधिकार था, वो ठीक उसी तरह जापानी स्वरूप किचिजोतेन में तब्दील हो गया। किचिजोतेन आज भी जापान में धन की देवी के रूप में बहुत ही गहरी श्रद्धा के साथ पूजी जाती हैं। बिल्कुल वही भाव, बस नाम अलग। लेकिन रुकिए, सिर्फ स्वर्ग या समृद्धि की देवियों ने ही ये लंबा सफर तय नहीं किया। पाताल लोक ने भी इस सेतु को पार किया। प्राचीन भारतीय देवता यमराज को ही ले लीजिए तो जापान जाकर एन्मा कहलाए। वहां जाकर भी उन्होंने मृतकों के न्यायाधीश वाली अपनी सटीक भूमिका को बिल्कुल उसी तरह बरकरार रखा है। चलिए अब इस चर्चा के तीसरे हिस्से पर आते हैं, जहां हम वास्तुकला और मंडला आर्ट में इन सदियों पुरानी झलकियों को तलाशेंगे। अगर कोई भी कला इतिहासकार आज के जापानी मंदिरों की डिजाइन या वहां के जटिल मंडला आर्ट को गौर से देखे तो उसे सतह के नीचे छिपे प्राचीन भारतीय ब्लूप्रिंट्स बिल्कुल साफ नजर आ जाएंगे। जापानी मंदिरों के ढांचे और मंडलों की समरूपता सीधे तौर पर प्राचीन भारतीय सिद्धांतों की ही गवाही देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ। ये हिस्सा थोड़ा और गहरा है, क्योंकि बात अब सिर्फ कला की नहीं बल्कि प्राचीन लिपियों और आज के अनुष्ठानों की है। क्या कभी सिद्धम लिपि के बारे में सुना है? ये संस्कृत लिखने का एक बेहद प्राचीन भारतीय तरीका था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये प्राचीन लिपि आज भी मॉडर्न जापानी बौद्ध अनुष्ठानों में एक जीवित अभ्यास के रूप में पूरी तरह सुरक्षित और संरक्षित है। ये वाकई किसी टाइम कैप्सूल की तरह है। जब हम आज के रोजमर्रा के जापानी अनुष्ठानों को उनकी प्राचीन जड़ों से मिलाकर देखते हैं तो एक बिल्कुल सीधा और स्पष्ट वंशक्रम दिखाई देता है। ये मानो भारतीय प्रभावों की एक ऐतिहासिक चेकलिस्ट हो, चाहे वो मंदिर की वास्तुकला हो, मंडलों का विजुअल डिजाइन हो या फिर संस्कृत मंत्रों का रोजाना किया जाने वाला पाठ। ये सभी आज भी जापान में पूरी तरह से सक्रिय हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जहां एक कला इतिहासकार के नजरिए से इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष निकाला जाएगा। बेनॉय के बहल का ये गहन शोध इस पूरी विस्तृत जांच को एक बहुत ही मजबूत और प्रामाणिक आधार देता है। ये शोध पूरी तरह साबित करता है कि कला और इतिहास इन दोनों राष्ट्रों के बीच सदियों से आपस में जुड़े हुए हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा, अटूट सांस्कृतिक बंधन है। ये देखना कि कैसे एक प्राचीन भारतीय देवता इतने सालों बाद एक मॉडर्न जापानी स्वरूप में बदल जाता है, एक बहुत ही सम्मोहक सवाल खड़ा करता है। जरा सोचिए, हमारे आज के रोजमर्रा के रीति रिवाजों में और ऐसे कितने ही छिपे हुए इतिहास बुने होंगे। जब हम अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो इतिहास खुद बोल रहा हो। इस दिलचस्प ऐतिहासिक यात्रा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।